नमस्कार मित्रों। अपने बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के। अब तक अपने बात की सर्वप्रथम पीजी लेवल की 3 बुकों का अपने अध्ययन किया। उसके बाद में अपने लोहा इस्पात संयंत्र केंद्रों के बारे में अध्ययन किया और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय खनिज संसाधन को लेकर के। महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व रखता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको फ्री में फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस उपलब्ध करवाने का प्रयास एक छोटा सा अपने द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बात कर रहे हैं खनिज संसाधनों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज के बारे में। खनिज जिससे परिचित हैं अपने तीसरी क्लास से ही कि खनिज किसे कहते हैं। तो अपने प्रारंभ में ये किताब में एक लाइन आया करती थी कि खनिज भूमि को खोद करके निकाले गए पदार्थों को खनिज कहा जाता है। लेकिन बड़ी कक्षाओं में इसी का थोड़ा रूप बदल करके कि खोद कर निकाले गए वे पदार्थ जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म विद्यमान हो, जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज किसी भी देश में क्या है? प्राकृतिक संपदा है। ये क्या है? प्रकृति के द्वारा जो निर्मित तथ्य है उन्हीं के आधार पर ये खनिज प्राकृतिक संपदा है। प्रकृति के आधार पर अपने को मिलती है। ये भारत में भी खनिज क्या है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में भी क्या है? खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खनन की बात करें या अपने दूसरे मूल्यवर्धन की बात करें, उसके आधार पर भारत के जीडीपी में 2.5% योगदान किसका है? खनिजों का है। 2.5% योगदान किसका है? तो खनिजों का। अपने मूल्यवर्धन की बात करें, खनन आदि की बात करें जीडीपी में अपने। तो अब अपने बात करते हैं कि भारत में खनिज कितने प्रकार के निकाले जाते हैं। तो भारत में खनिज है वो निकाले जाते हैं 90 प्रकार। कितने प्रकार के? तो 90 प्रकार के खनिज भारत में निकाले जाते हैं। जिसमें से अपने बात करें धात्विक खनिजों की, तो 10 प्रकार के खनिज है वो क्या है? धात्विक प्रकार के निकाले जाते हैं। उसी प्रकार 71 खनिज जो हैं वो क्या हैं? अधात्विक प्रकार के हैं। कैसे हैं? अधात्विक प्रकार के हैं। उसी प्रकार 4 ईंधन खनिज है और 5 है वो नाभिकीय खनिज है। कौन से हैं? नाभिकीय खनिज है, वो 5 प्रकार के हैं। तो अपने कुल जो है वो 90 प्रकार के निकाले जाते हैं, जिसमें से 10 धात्विक प्रकार के हैं, 71 अधात्विक खनिज हैं, 4 ईंधन खनिज हैं और 5 नाभिकीय खनिज हैं। ये 90 प्रकार के खनिज भारत में 7 पेटियों से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? तो भारत के अंदर 7 पेटियां में भारत को विभाजित किया गया है। और आपके लिए प्रश्न भी बनता है कि भारत में खनिजों को कितनी पेटियों से निकाला जाता है? तो 7 पेटियों से निकाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पेटी की अपने बात करेंगे तो अपने छोटा नागपुर के पठार की बात अपने करेंगे, जिसे रूहर प्रदेश भी कहा जाता है। तो अपने बात करें 7 पेटियों के बारे में, तो सबसे पहली पेटी की अपने बात करते हैं जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार की पेटी, जिसे क्या कहते हैं? रूहर प्रदेश भी कहते हैं। रूहर प्रदेश भी कहते हैं। रूहर प्रदेश वैसे जर्मनी में है रूहर, लेकिन भारत में ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि ये भी खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, तो भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होने के कारण इसे रूहर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। अब अपने बात करते हैं कि छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं। इससे पहले कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं उसके बारे में अपने छोटी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ, जैसे झारखंड की बात करते हैं। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ये 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, जहां जिसे छोटा नागपुर के पठार की पेटी क्या है? स्थित है। कौन कौन सी? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल। आपको याद हो गया होगा
कई मित्र लिखते भी हैं साथ में। तो छोटा नागपुर के पठार के अंदर 4 राज्यों को मुख्यतः शामिल किया जाता है, झारखंड को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को और पश्चिमी बंगाल को। तो अपने अच्छे से नोट कर लें इस बात को। अब बात करते हैं किसे रूहर प्रदेश कहा जाता है। एक बात अपने कर ली, महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि रूहर प्रदेश किसे कहते हैं। रूहर प्रदेश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रूहर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को ही रूहर प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि लौह इस्पात पेटी, लौह इस्पात पेटी किस पेटी को कहा जाता है। लौह इस्पात, लौह और कोयला को भी इसमें शामिल आप कर सकते हो। लौह और कोयला इस्पात पेटी या लौह इस्पात पेटी, कोयला पेटी भारत में किस पेटी को कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक भारत का लोहा और कोयला यहाँ से उपलब्ध होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोहा इस्पात के लिए महत्वपूर्ण कारखाने हैं। कौन कौन से हैं, तो अपने बात करते हैं कुल्टी की, कि यहाँ कुल्टी स्थित है, जमशेदपुर की, यहाँ जमशेदपुर है। इसके बाद यहाँ भिलाई की और राउरकेला और बोकारो, ये महत्वपूर्ण लोह इस्पात केंद्र हैं। कुल्टी की बात की, जमशेदपुर की बात की, भिलाई की बात की, राउरकेला की बात की, बोकारो की बात की। तो ध्यान कर लें, आप अच्छे से नोट कर लें इस बात को कि महत्वपूर्ण लोह इस्पात संयंत्र केंद्र है और इसी पेटी के अंदर स्थित होने के कारण ही इसे लोह इस्पात पेटी कहा जाता है। कि लोह इस्पात पेटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख लोह इस्पात के केंद्र यहाँ पर स्थित है। कुल्टी, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो अपने याद रखें। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पर प्रमुख रूप से जो खनिज निकाले जाते हैं कौन कौन से हैं और कितनी कितनी मात्रा में है। तो सबसे पहले हम अपने बात करेंगे कि लोहा यहाँ पर कुल भारत का 93% यानी लोह अयस्क का कुल का 93% इसी पेटी से निकाला जाता है। छोटा नागपुर के पठार से भारत के कुल लोह अयस्क का 93% मात्रा यहीं से निकाली जाती है। अपने को याद कर लें, लिख लें। महत्वपूर्ण बात है कि लोहा अयस्क जो है उसमें सर्वाधिक मात्रा किस क्षेत्र से निकाली जाती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकाली जाती है। कितने प्रतिशत भारत के कुल का कितना प्रतिशत भाग छोटा नागपुर के पठार से लोह अयस्क निकाला जाता है, तो 93% निकाला जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे कोयला यहाँ से 84% निकाला जाता है। भारत के कुल कोयला का 84% भाग कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकाला जाता है। तो लोहा की दृष्टि से और कोयला की दृष्टि से ये क्षेत्र अपना एकाधिकार ही रखता है, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये बात कही जाए कि लोहा और कोयला के दृष्टिकोण से रूहर प्रदेश अपना एकाधिकार रखता है या छोटा नागपुर का पठार एकाधिकार रखता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। और प्रश्न भी अपने को पता है कि सीधा न पूछ करके घुमा करके थोड़ा पूछा जाता है, तो अपने को कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, या नोट करें तो ध्यान से करें। अब बात अपने करते हैं तीसरे भाग की, तो क्रोमाइट और अभ्रक, क्रोमाइट व अभ्रक है वो 70% भाग, यानी क्रोमाइट व अभ्रक का 70% भाग है वो छोटा नागपुर के पठार से ही निकाला जाता है। यानी क्रोमाइट और अभ्रक के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग छोटा नागपुर के पठार से निकाला जाता है, तो 70% भाग है वो छोटा नागपुर के पठार से क्रोमाइट व अभ्रक का निकाला जाता है, तो अपने याद रखें। और उसी प्रकार अग्नि मिट्टी के कुल उत्पादन का 50% भाग,
अग्नि मिट्टी के कुल उत्पादन का 50% भाग छोटा नागपुर के पठार की पेटी से ही निकाला जाता है, अपने को याद रखना है। उसी प्रकार एस्बेस्टस व चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस व चीनी मिट्टी का 45% भाग इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। एस्बेस्टस व चीनी मिट्टी के कुल भारत के उत्पादन का 45% भाग छोटा नागपुर के पठार से ही निकाला जाता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे तो यहाँ जिप्सम का 10% भाग इसी पेटी से निकाला जाता है। जिप्सम के कुल उत्पादन का भारत के 10% भाग है वो यहाँ छोटा नागपुर के पठार की पेटी से ही निकाला जाता है। और चूना पत्थर का 20% भाग, चूना पत्थर का 20% भाग छोटा नागपुर के पठार की पेटी से निकाला जाता है। तो एक बार पुनः इसमें अपने देख लें। और ये खनिज संपदा की दृष्टि से ये समृद्ध इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोयला का 93%, कोयला 84%, लोहा 93%, क्रोमाइट और अब 70%, अग्नि मिट्टी 50%, एस्बेस्टस चीनी मिट्टी 45%, जिप्सम 10%, चूना पत्थर 20%। ये कुल भारत के उत्पादन का इतना प्रतिशत क्या है, छोटा नागपुर की पठार की पेटी ही क्या कर रही है, हमें प्रदान कर रही है। इसीलिए अत्यधिक अपना महत्व रखती है। खनिज संपदा की दृष्टि से ये समृद्ध क्षेत्र है। तो आपको याद हो गया होगा। अपनी कोशिश भी थोड़ी की जा रही है क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड है और इसे आराम से करवाने की भी ज़रूरत भी है, वरना कोशिश मेरी रहती है कि कम समय में आपको अधिक बातें बताई जाए। लेकिन इस टॉपिक में गहराई की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो अधिकता होने के कारण इस टॉपिक को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से आराम से बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ सके। जो दोस्त लिखना चाहते हैं वो आराम से नोट भी कर सकें। तो अब अपने बात कर रहे हैं दूसरी पेटी, नंबर 2 पेटी की बात कर रहे हैं, मध्यवर्ती पेटी के अंदर अपने बात करेंगे तो मध्यवर्ती पेटी में शामिल होता है कौन सा, तो अपने बात करेंगे मध्य प्रदेश की अपने बात करेंगे। इसके अलावा अपने बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ साथ अपने बात करेंगे महाराष्ट्र की। ये महत्वपूर्ण राज्य हैं जो कि मध्यवर्ती पेटी के अंदर शामिल होते हैं, जिसमें अपने बात की है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो इस पेटी के अंदर भी जो महत्वपूर्ण खनिज जो मिलते हैं उसके बारे में अपने सामान्य बात रखते हैं कि यहाँ से सोना की बात अपने करते हैं, हीरा की बात यहाँ करते हैं जो कि मूल्यवान खनिज है। सर्वाधिक मूल्यवान खनिज जो हीरा है वो मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। कोहिनूर हीरा जो कि पनाखान से मध्य प्रदेश से मिलता है। तो आप ध्यान रख लें कि सोना की बात अपने कर रहे हैं, हीरा की बात अपने कर रहे हैं, पन्ना की बात अपने यहाँ कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूना पत्थर, आभ्रक का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसके अलावा मैग्नीज और तांबा का उत्पादन भी महत्वपूर्ण यहाँ से किया जा रहा है। और ग्रेफाइट, ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उत्पादन मध्यवर्ती पेटी से आप मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र 3 बड़े राज्य जहाँ पर सोना, हीरा, पन्ना जैसे महत्वपूर्ण मूल्यवान खनिज यहाँ से मिलते हैं। सोना, हीरा, पन्ना, चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा व ग्रेफाइट आदि अनेक खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दूसरी पेटी हुई। इसके बाद अपने बात कर रहे हैं तीसरी महत्वपूर्ण पेटी की। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण पेटी है वो कौन सी है, तो दक्षिणी पेटी है। कौन सी है, तो तीसरी महत्वपूर्ण पेटी है वो दक्षिणी पेटी के नाम से जानी जाती है। और दक्षिणी पेटी की बात करेंगे तो दक्षिणी राज्य कौन से, कर्नाटक व
तमिलनाडु, कर्नाटक व तमिलनाडु महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। दक्षिण के दो बड़े राज्य कर्नाटक व तमिलनाडु में स्थित है दक्षिणी पेटी, जहाँ पर मुख्यतः जैसे कर्नाटक में लोहा निकाला जाता है, लोहा जो कि यहाँ निकटवर्ती जो कि मार्मागोवा बंदरगाह से ईरान को भेजा जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर जो लोहा इस्पात संयंत्र केंद्र की बात अपने करें, विजयनगर की बात अपने करें, विश्वेश्वरैया की अपने बात यहाँ करें, तो लोहा इस्पात संयंत्र केंद्र भी यहाँ लोहा की उपलब्धता के कारण ही है। कर्नाटक में लोह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर लोह इस्पात संयंत्र केंद्र बने हैं, तो अपने इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो सोना यहाँ से निकाला जाता है, क्रोमाइट यहाँ से निकाला जाता है, मैग्नीज यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं अभ्रक व जिप्सम आदि यहाँ से निकाले जाते हैं। लोहा, सोना, क्रोमाइट, मैग्नीज, अभ्रक व जिप्सम आदि प्रकार के खनिज यहाँ से दक्षिणी पेटी से निकाले जाते हैं। दक्षिणी पेटी में अपने दो राज्यों की बात की, मुख्यतः कर्नाटक व तमिलनाडु की, और इसके अंदर लोहा, सोना, क्रोमाइट, मैग्नीज, अभ्रक व जिप्सम आदि खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। आप ध्यान रखें, नोट कर लें। इसके अलावा अपने बात करते हैं चौथी महत्वपूर्ण खनिज के दृष्टिकोण से पेटी, तो उत्तर पश्चिमी पेटी। उत्तर पश्चिमी पेटी की बात करेंगे तो अपना राजस्थान इसी पेटी में शामिल होगा। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, तो राजस्थान है, इसके अलावा गुजरात है, और गुजरात के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कुछ भाग। तो ये महत्वपूर्ण राज्य हैं उत्तर पश्चिम के, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो कि खनिज निकाले जाते हैं, उसे उत्तर पश्चिम पेटी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी बात करेंगे तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे तांबा की, कि यहाँ तांबे की उपलब्धता यहाँ अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा चूना पत्थर की बात यहाँ करेंगे, चांदी की बात यहाँ करेंगे, जस्ता की बात यहाँ करेंगे। यहाँ खनिज तेल की बात अपने यहाँ करेंगे, क्योंकि वर्तमान में खनिज तेल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से निकालना प्रारंभ हुआ है। राजस्थान की बात करें, गुजरात के अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से, तो और मुंबई क्षेत्र की बात अपने करें तो यहाँ से खनिज तेल, भारत का सर्वाधिक खनिज तेल किसी से मिलता है तो इसी पेटी से ही उपलब्ध होता है। इसके अलावा अपने यहाँ बात करते हैं नमक की बात करते हैं, फेल्सपार की अपने बात करते हैं, फेल्सपार की बात अपने यहाँ करते हैं। और इसके अलावा टंगस्टन व संगमरमर महत्वपूर्ण यहाँ से खनिज ये निकाले जाते हैं। चांदी की बात अपने यहाँ करें तो राजस्थान का एकाधिकार भारत में है। तो ये महत्वपूर्ण अपनी चौथी पेटी हुई उत्तर पश्चिमी पेटी, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र। इसके अंदर 3 बड़े राज्य शामिल हुए। इसमें तांबा, चूना पत्थर, चांदी, जस्ता, खनिज तेल, नमक, फेल्सपार, टंगस्टन, संगमरमर में अनेक ऐसे खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। तो अब बात करेंगे 5वीं महत्वपूर्ण पेटी के बारे में। 5वीं महत्वपूर्ण पेटी जो कि दक्षिणी पश्चिमी के नाम से जानी जाती है, दक्षिणी पश्चिम पेटी। दक्षिणी पश्चिम पेटी के अंदर शामिल राज्यों की बात करें तो गोवा, इसके अलावा केरल, और केरल के अलावा हम बात करें तो कर्नाटक का पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। कर्नाटक का पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। दक्षिणी पश्चिमी पेटी की अपने बात कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण गोवा, केरल और कर्नाटक का पश्चिमी भाग इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ इल्मेनाइट, यहाँ मिलने वाले खनिज जो है वो इल्मेनाइट, जिरकान,
महत्वपूर्ण हैं। इल्मेनाइट की बात करें, जिरकान की बात करें और मोनोजाइट की बात करें, मोनोजाइट की बात करें, ये महत्वपूर्ण खनिज यहाँ से मिलते हैं। जैसे अपने केरल की बात करें, थोरियम यहाँ से मिलता है। इल्मेनाइट, जिरकान, मोनोजाइट प्रमुख खनिज यहाँ से उपलब्ध हैं। तो अपने अच्छे से देख लें, दक्षिण पश्चिमी पेटी की अपने बात कर रहे हैं। गोवा का भाग, केरल और कर्नाटक का पश्चिमी भाग इसमें शामिल हैं। इल्मेनाइट, जिरकान और मोनोजाइट यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज अपने को उपलब्ध हैं, मिलते हैं। अब हम बात करेंगे छठी महत्वपूर्ण पेटी के बारे में कि छठी महत्वपूर्ण पेटी कौन सी है। तो वो है अपतटीय क्षेत्र की या हिंद महासागर की। कौन सी? हिंद महासागर की अपतटीय पेटी। अपतटीय पेटी यानी पश्चिमी और पूर्वी दोनों साइड की, भारत के पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी दोनों साइड की जो अपतटीय पेटी है, यहाँ मिलने वाले जो खनिज हैं वो क्या हिंद महासागर के तट पर हैं। तो इसे हिंद महासागरीय पेटी के नाम से या अपतटीय पेटी के नाम से जाना जाता है। अपने ध्यान रखें। तो यहाँ मिलने वाले हम खनिज पदार्थों की बात करें तो लिग्नाइट, कोयला और चूना पत्थर। लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर व यहाँ मैग्नीज, इसके अलावा अपने यहाँ बात करते हैं तो बेरियम सल्फेट कुछ महत्वपूर्ण खनिज व यहाँ ये गोदावरी बेसिन में कोयला आदि मिलता है। गोदावरी बेसिन में कोयला आदि मिलता है। लिग्नाइट की बात करें, मैग्नीज की बात करें, बेरियम की बात करें, सल्फेट की बात करें, ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ सल्फेट संग्रहण में मिलते हैं। यानी लिग्नाइट, मैग्नीज, बेरियम और सल्फेट और गोदावरी जो बेसिन है यहाँ पर कोयला भी मिलता है। तो बात करें सातवीं पेटी की तो जो हिमालय पेटी के नाम से जानी जाती है। हिमालय पेटी के अंदर लिग्नाइट कोयला मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चूना पत्थर आदि मिलता है, चूना पत्थर आदि मिलता है। और अपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कोयले का प्रकार है एंथ्रेसाइट। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में कहाँ से मिलता है। तो अपने जम्मू कश्मीर ऑप्शन में था और वो सही भी था। तो अपने ध्यान रखें कि वहाँ से अपने एंथ्रेसाइट प्रकार कोयला यानी महत्वपूर्ण जो कोयला है वो वहाँ जम्मू कश्मीर में भी कुछ मात्रा में निकाला जाता है। तो ध्यान रखें। अपने सातवीं महत्वपूर्ण पेटी की बात की, हिमालय क्षेत्रीय पेटी इसे कहा जाता है। लिग्नाइट, कोयला और चूना पत्थर और इसे तो आदि खनिज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि भारत के अंदर कोयले और लोहे संबंधी विस्तार को अपने अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कुछ अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें शामिल कर लें ताकि अगले वीडियो में इसको पूरा कर लिया जाए। यानी 2 वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। और अब अपने यहाँ बात कर लेते हैं लोहा की। लोहे खनिज जो है वो महत्वपूर्ण भी है। इनके प्रकारों के बारे में और इनके उत्पादन क्षेत्र के कुछ हिस्सों के बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो लोहा कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिमोनाइट और नंबर 4 सिडेराइट। ये 4 प्रकार का लोहा मिलता है जो कि अपने लोहांश के दृष्टिकोण से थोड़ी भिन्नता है इसमें। इन सबसे उत्तम किस्म का कोई है, सबसे उत्तम किस्म का है ये, सबसे उत्तम किस्म का है, उत्तम किस्म। और ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है सिडेराइट।
अपने को याद रखना है। सबसे उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो सिडेराइट है। अब बात करते हैं हेमेटाइट, जो कि अपने भारत में बेलाडीला खान से निकाला जाता है। कहाँ से? बेलाडीला खान छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट की बात अपने की, सबसे उत्तम किस्म का ये कोयला है। इसमें लोहांश की मात्रा है वो कितनी होती है, तो 72% होती है। लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट में कितनी होती है, तो 72% होती है। 72% इसमें शुद्ध लोहा की मात्रा होती है, लोहांश की मात्रा होती है। हेमेटाइट में 60 से लेकर के 72% तक शुद्धता होती है, यानी लोहांश की मात्रा हेमेटाइट के अंदर 60 से 72% तक होती है। और लिमोनाइट में 45 से लेकर के 60% तक लोहांश की मात्रा होती है लिमोनाइट में। और सिडेराइट में 45% तक होती है, यानी 45% तक शुद्धता सिडेराइट में होती है, यानी 50% कम शुद्धता इसमें होती है लोहांश की मात्रा। तो ये क्या है, घटिया किस्म का कोयला है। उसी प्रकार अपने बात कर रहे हैं कि मैग्नेटाइट जो कोयला है वो सेलम तमिलनाडु से निकाला जाता है। सेलम तमिलनाडु से निकाला जाता है। सेलम तमिलनाडु, जहाँ लौह इस्पात उद्योग या केंद्र भी है सेलम तमिलनाडु में। और मैग्नेटाइट प्रकार का कोयला जो कि लगभग 2/3 भाग यानी यहाँ से निकाला जाता है सेलम तमिलनाडु से। ये सामान्य बात थी लोहे की कि लोहा है जो कि अपने एक बात कर रहे हैं, इसे 4 प्रकार का है। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। और सबसे शुद्ध किस्म का मैग्नेटाइट और सबसे घटिया किस्म का सिडेराइट। मैग्नेटाइट जो है उसमें लोहांश की मात्रा 72% तक होती है। हेमेटाइट में 60 से 72% तक होती है। लिमोनाइट में 45 से 60% तक होती है। सिडेराइट में सबसे घटिया किस्म का है तो 45% तक इसमें मात्रा लोहांश की होती है। तो अब अपने ट्रिक याद कर लें कि लोहे का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है। पहला, दूसरा, तीसरा कम से कम आपको याद रहे। तो ट्रिक आपको बताता हूँ, सूत्र उड़कर छतरी कहाँ गिर गई? झारखंड में गिर गई। झारखंड में गिर गई। ये किसी क्लास में करवाते हुए ही बनाया था, ऐसे ही छोटी क्लास में किसी में करवाते हुए ये 9th क्लास में बताया था कभी। उड़कर छतरी झारखंड में गिर गई। ये 3 आप याद कर लें तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा नाम आपको याद हो जाएगा। उसी उड़ीसा है तो आप याद कर लें कि उड़ीसा, छतरी से छत्तीसगढ़ और झारखंड से झारखंड। तो लोहा सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है और तीसरा स्थान किसका है तो झारखंड का है। चौथा स्थान किसका है? कर्नाटक का है। और 5वां स्थान किसका है तो गोवा का है। लेकिन प्रमुख 3 को ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। चौथा कौन सा? कर्नाटक। और 5वां गोवा। आप ध्यान कर ले। तो अब अपने बात करते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कर्नाटक और गोवा के महत्वपूर्ण स्थान जहां से लोहा ऐश का उत्पादन किया जा रहा है। कौन कौन से स्थान हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं तो उड़ीसा की उड़ीसा के अंदर कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से लोहा ऐश का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ अपने महत्वपूर्ण जो स्थान है वो गुरु महिसानी। कौन सा है तो गुरु महिसानी। याद कर लें कि गुरु महिसानी प्रमुख है। इसके बादाम पहाड़, इसके बाद बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़। और इसके अलावा अपने कीरूबुरु मुख्य केंद्र हैं।
उड़ीसा के अंदर गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और किरुबुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके अलावा अपने बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रमुख हैं वहाँ अपने डल्ली राजहरा व बेलाडीला की खान है। बेलाडीला की खान प्रमुख रूप से लोहा उत्पादन के केंद्र है। डल्ली राजहरा बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में। और दूसरा स्थान अपने बात की थी। और अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के अंदर महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है नोवा मंडी। कौन सा है? नोवा मंडी है। झारखंड के अंदर प्रमुख स्थान है वो नोवा मंडी है। सिंह भूमि जिले में है ये। सिंह भूमि जिले में है नोवा मंडी झारखंड के अंदर। और चौथा राज्य अपने बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है वो बाबा बुदन की पहाड़ी व कुद्रेमुख है और यह चित्रदुर्ग है। और पांचवा अपने महत्वपूर्ण जो राज्य है वो गोवा है। तो गोवा में मांडवी व जोहरी नदियों के किनारे क्या है, यहाँ पर लोहा निकाला जाता है। तो ये सामान्य बातें आपको बताएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। भारत में खनिज संसाधन से संबंधित अपने बात की कि भारत में अपने खनन संबंधित और आय से संबंधित जो बात आती है तो खुद जीडीपी का 2.5% भाग ये खनिज संबंधित रखता है। इसके अलावा भारत में 90 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं और 90 प्रकार में 10 धात्विक प्रकार के निकाले जाते हैं, 71 अधात्विक प्रकार के निकाले जाते हैं और 4 प्रकार के ईंधन खनिज निकाले जाते हैं और 5 नाभिकीय खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। इसके अलावा अपने बात की कि भारत के खनिजों को 7 पेटियों में विभक्त किया गया। 7 पेटियाँ कौन कौन सी? तो सबसे पहली पेटी की अपने बात की छोटा नागपुर के पठार की पेटी, जिसे रूहर प्रदेश भी कहा जाता है। इसे लोहा इस्पात की पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी में अपने बात की कि यहाँ पर लोहा इस्पात के कारखाने, इसलिए इसे लोहा इस्पात की पेटी कहा जाता है। कुल्टी यहाँ पर स्थित है, बोकारो यहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा अपने बात की भिलाई की, राउरकेला की महत्वपूर्ण यहाँ लोहा इस्पात के संयंत्र स्थित हैं, केंद्र है ये। और इसके बाद अपने बात की कि यहाँ सर्वाधिक लोहा 93% कुल भारत के उत्पादन का 93% यहाँ से लोहा शक का निकाला जाता है। कोयला 84% निकाला जाता है, मैग्नीज 10% निकाला जाता है, चीनी मिट्टी चूना पत्थर 20% निकाला जाता है, चीनी मिट्टी 45% तक निकाली जाती है। तो ये कुछ खनिजों के बारे में अपने इसमें अध्ययन किया। इसके बाद अपने मध्यवर्ती पेटी, दूसरे नंबर की पेटी, जिसमें अपने राज्यों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश की बात अपने की, आंध्र प्रदेश और अपने बात की महाराष्ट्र की, इन 3 राज्यों को इसमें शामिल किया। यहाँ मूल्यवान सोना की बात करें, पन्ना की बात करें, हीरा की बात करें, तांबा की बात करें, मैग्नीज की बात करें तो यहाँ से इनका उत्पादन होता है। तीसरी पेटी की अपने बात की, दक्षिणी पेटी की बात की तो वहाँ से भी लोहा का उत्पादन होता है, सोने का उत्पादन होता है। कुछ अन्य मैग्नीज की बात करें, जिप्सम की बात करें, क्लोराइड की बात करें तो इस प्रकार खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। इसके तीसरी पेटी, दक्षिणी पेटी के अंदर अपने तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख 2 राज्य शामिल थे। इस प्रकार पहली पेटी के अंदर राज्य झारखंड था, उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल था। उसी प्रकार तरते दक्षिणी पेटी के अंदर शामिल कर्नाटक और तमिलनाडु है। और अपने चतुर्थ पेटी की बात करें तो चतुर्थ पेटी अपने बात की उत्तर पश्चिम पेटी की। तो उत्तर पश्चिम की जो पेटी थी उसमें राजस्थान को शामिल किया, उसमें गुजरात को शामिल किया और उसमें महाराष्ट्र को शामिल किया। और यहाँ अपने बात की तांबे की बात यहाँ की, संगमरमर की यहाँ बात की, खनिज तेल की बात यहाँ की। यहाँ से चूना पत्थर यहाँ उपलब्ध है, यहाँ चांदी उपलब्ध है, यहाँ
अन्य प्रकार से सीसा जस्ता यहाँ से ये उपलब्ध हैं। यहाँ अन्य प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा अपने बात की 5वीं पेटी के रूप में, जो कि दक्षिणी पश्चिम पेटी के रूप में, इसमें गोवा की बात की, केरल की बात की और इसमें अपने कर्नाटक के कुछ भाग की, पश्चिम भाग की बात की। तो यहाँ जिरकान की अपने बात की, इल्मोनाइट की बात की। इस प्रकार के खनिज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। छठी पेटी की अपने बात की। आप तटीय पेटी की बात अपने की, आप तटीय पेटी में भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज अपने को मिले हैं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों की बात करें, गोदावरी बेसिन तक का भाग इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद अपने लास्ट अंतिम पेटी की बात की, हिमालय क्षेत्र की पेटी की बात की, जिसमें अपने कोयले के संबंधित तो चूना पत्थर यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो ये कुछ 7 पेटियाँ थी, इसके बारे में अपने अध्ययन किया। इसके बाद अपने बात की कि लोहे की, कि लोहे के 4 प्रकारों के बारे में बात की कि लोहा जो है वो 4 प्रकार लोहे के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अपने बात की मैग्नेटाइट की, हेमेटाइट की, लिमोनाइट की और सिडेराइट की, 4 प्रकार की बात की शुद्धता के आधार पर। तो इसमें अपने सबसे पहले अपने बात की कि मैग्नेटाइट जो है वो सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है और सबसे घटिया किस्म का सिडेराइट होता है। और सबसे उत्तम किस्म का जो मैग्नेटाइट लोहा है उसमें लोहांश की मात्रा 72% तक होती है। और ये अपने भारत की बात करें तो सेलम तमिलनाडु से निकाला जाता है, जहां भारत के कुल उत्पादन का 2/3 भाग इसमें शामिल है। यानी 2/3 कुल का उत्पादन यहाँ सेलम तमिलनाडु से होता है। वहाँ लोहा इस्पात संयंत्र भी तमिलनाडु में स्थित है, आपको सेलम में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अपने बात की हेमेटाइट की, जिसमें लोहांश की मात्रा 60 से लेकर के 72% तक होती है। और ये बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। प्रमुख खान है बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में, जिसमें हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। इसके बाद हमने बात की इमोनाइट की तो लिमोनाइट की बात की। इसके बाद हमने बात की सिडेराइट की। तो सिडेराइट सबसे घटिया किस्म का होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 45 तक होती है। तो ये अपने सामान्य दोबारा अध्ययन दोहरान किया है 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको पूरा ध्यान रहे कि अपनी क्लास में चला क्या था। कोशिश रहेगी कि पूरा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर करवाया जाए आपको, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो। और आप सभी लोग जुड़ें, इसके लिए आपको धन्यवाद। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।